प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने वाक्यम किम इति जिज्ञासाया, मतलब यह जिज्ञासा आपके अंदर होगी। जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा। सर्वेषां छात्राणां मनांसि एका जिज्ञासा वर्तते संप्रति, वाक्यम किम, वाक्य क्या है। इससे पहले मैं पद पढ़ा दिया था कि पद क्या है, सुत्तिगंतम पदम। तो अब वाक्य क्या है। संस्कृत साहित्य में वाक्य की क्या परिभाषा दी गई है। ये व्याकरण का दृष्टिकोण यहाँ नहीं है, यहाँ संस्कृत साहित्य में साहित्य का दृष्टिकोण है। क्योंकि साहित्य जो है वाक्य का नियमन करने वाला शास्त्र है। तो इसीलिए परिभाषा है, कारिका को मैं लिख दिया हूँ। अन्वयिकार्थ बोधे तु वाक्यम पद समुच्चय। अब इसको तोड़ें, अन्वय करेंगे तो आता है एकार्थ बोधे, एक अर्थ के बोध के लिए। एकार्थ बोधे, इस कारिका से तू अन्वित पद समुच्चय, इसको हम यहां कर लेंगे। अन्वित पद समुच्चय वाक्यम। अब ऐसा अर्थ आ जाएगा, इसका मतलब हुआ कि एक अर्थ के बोध के लिए, एकार्थ बोधे, एक अर्थ का बोध कराने के लिए अन्वितानाम पदानाम समुच्चय। अन्वित का अर्थ होता है क्रम से। अब एक इसका अर्थ भी हम सबका जान ले। एकार्थ बोधे, कोई पूछ देगा तो आप बता सकते हैं। एकार्थ बोधे मतलब एक अर्थ के बोध के लिए, एक अर्थ के ज्ञान के लिए। अखंडार्थ ज्ञान होना चाहिए, है ना। एक अर्थ का ज्ञान मतलब अखंडार्थ, अखंड अर्थ के लिए। ऐसा आया अर्थ, एक अर्थ बोध है। और उसके बाद है अन्वित। तू माने तो होता है, अव्यय है यह। अन्वित का अर्थ होता है क्रम से व्यवस्थित, क्रम से व्यवस्थित। इस परिभाषा में, इस कारिका में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही है, अन्वित, क्रम से व्यवस्थित। क्रम क्या होता है आप देखिएगा, ये आकांक्षा, योग्यता एवं आसक्ति, ये तीन क्रम होते हैं। आकांक्षा, योग्यता एवं आसक्ति। सन्निधि भी इसको कहते हैं, आसक्ति को। इस तीनों के क्रम से व्यवस्थित होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में पहले आकांक्षा हो, दूसरे नंबर पर योग्यता हो, तीसरे नंबर पर आसक्ति हो, या सन्निधि भी इसको कहते हैं। तो आसक्ति या सन्निधि एक क्रम से व्यवस्थित जो पद समुच्चय, पद समुच्चय मतलब पदानाम आवली, पदानाम समुच्चय वाक्यम, ये पद समुच्चय, पद समुच्चय का अर्थ हुआ पदानाम समूह। इस तरह से मैंने प्रत्येक कारिका में आने वाले प्रत्येक शब्दों को तोड़ दिया है। पदानाम समूह, पद समुच्चय। समुच्चय मतलब समूह, सेट थ्योरी में समुच्चय होता है, सेट। तो पदों का समूह, ये कहता है वाक्यम। यही वाक्य कहलाता है ना। तो ये वाक्य है। तो आपने देखा इस कारिका को मैंने सोच दिया कि एक अर्थ के बोध के लिए, एक अर्थ के ज्ञान के लिए, अखंड अर्थ के लिए क्रम से व्यवस्थित, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति के रूप में क्रम से व्यवस्थित पद समुच्चय, पदों का समूह वाक्य कहलाता है। ये आपने देख लिया। इस कारिका की जो व्याख्या होनी चाहिए वो इसके माध्यम से आपने स्पष्ट रूप से जान लिया। अब ये आकांक्षा क्या है, अब इस परिभाषा में हमको बताने वाली जो चीजें हैं वह अन्वित, क्रम से व्यवस्थित तो मैंने बता दिया। इसमें बताने वाली चीज है आकांक्षा क्या है, योग्यता क्या है और आसक्ति क्या है। अगर इन तीनों की व्याख्या कर दी जाए तो यह कारिका की पूर्ण व्याख्या मानी जाएगी। अब इसी को मैं यहाँ पर क्रम से व्यवस्थित कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखते रहेंगे। देखा कि इसमें जो वाक्य के बारे में जो मेरी संरचना थी मेरे मस्तिष्क में, मैंने बताया। अब वाक्य को और क्लियर करने के लिए जो तीन जो अन्वित क्रम से व्यवस्थित पद समूह है, ये कौन है, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। इस तीन का अगर विश्लेषण कर दिया जाए तो कंप्लीट, यह कारिका की कंप्लीट व्याख्या मानी जाएगी। अब आकांक्षा क्या है,
आकांक्षा के बारे में कहते हैं, बताते हैं कि प्रतीति पर्जवशान विरह, प्रतीति पर्जवशान विरह। एक कहता है प्रतीति का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की असमाप्ति, यानी ज्ञान की असमाप्ति को आकांक्षा कहा गया। आपके अंदर एक मन में जिज्ञासा रहती है, जैसे अगर कोई कह दे राम, अब इसके बाद ये जिज्ञासा मन में होती है कि राम किम करोति, राम गच्छति, राम पठति, राम लिखति एवं प्रकारेण अनेकेषां जिज्ञासानां समाधानं कर्तुम् आकांक्षा मनसि प्रादुर्भवति कि राम किम करोति, राम इसके श्रवणांतर किम करोति, यह जिज्ञासा आती है। यही जो ज्ञान की असमाप्ति है, यही आपको आगे वाक्य की संरचना में सहायक होती है। तो ज्ञान की असमाप्ति को आकांक्षा कहते हैं कि राम उच्चारण के बाद क्या करता है, यानी राम रावणम हतवान, अगर ऐसा वाक्य कह दिया तो आकांक्षा समाप्त हो जाती है, लेकिन आकांक्षा रहती है। तो इसलिए राम रावणम हतवान से राम कहने के उपरांत किम करोति, यह जिज्ञासा मन में होती है। इसीलिए वाक्य के पहले कंडीशन के रूप में है आकांक्षा का होना। अगर आकांक्षा उत्पन्न हो रही है तो यही वाक्य के लिए एक क्रम है। दूसरा है योग्यता। योग्यता का अर्थ होता है कि परस्पर संबंधे, परस्पर संबंधे बाधा भाव, बाधा भाव, बाधा भाव मतलब आपस में संबंध करने में बाधा का अभाव। अगर पदों का परस्पर संबंध हो रहा है तो उसमें बाधा अभाव है, बाधा का अभाव, यहाँ ऐसा समझिए आप, है ना। तो बाधा का अभाव क्या है, जैसे अगर कोई कहता है बहनीना सिंचती, बहनीना सिंचती, अगर कहता है कि अग्नि से सींचता है, तो अग्नि में सेचन क्रिया की योग्यता नहीं है। बहनी माने अग्नि, बहनी माने अग्नि होता है, तो अग्निना सिंचती, आग से सेचन क्रिया, आग में सेचन क्रिया की योग्यता नहीं है। यह योग्यता जो है बाधा का अभाव है। इसीलिए उसमें जब हम कहेंगे जलेन सिंचती, तब यह योग्यता आ जाएगी इसमें। इसीलिए योग्यता का होना बहुत जरूरी है। दूसरा जलेन सिंचती, अब काम कंप्लीट वाक्य हो गया। तो कहता है इसमें कोई बाधा नहीं है, इसलिए यह वाक्य है, यह वाक्य नहीं है। क्योंकि अग्नि में सिंचन क्रिया का सामर्थ्य का अभाव है, लेकिन जल में सिंचन क्रिया का सामर्थ्य है। इसीलिए दूसरा जो सेंटेंस के लिए अप्रोप्रिएट कंपोनेंट होना चाहिए, फैक्टर, वो है योग्यता। इसलिए जलेन सिंचती वाक्य, ऐसा जब हम कहेंगे तो किसी प्रकार का इसमें बाधा का अभाव रहता है, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है इसमें। तो इसीलिए दूसरा तत्व है योग्यता। और तीसरा है आसक्ति, असन्निधि। एक क्या कहता है कि आसक्ति या सन्निधि, तीसरा जो तत्व है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आज कह दिया राम, और 1 घंटे के बाद अगर आप कहते हो, आधे घंटे के बाद कहते हो, या 15 मिनट के बाद गच्छति, तो कोई सेंस नहीं बना। राम इस शब्द के उच्चारण के बाद कहता है कि अगर आप 15 मिनट बाद फिर बोलते हैं गच्छति, फिर 15 मिनट बोलते हैं विद्यालयम, तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। उन पदों का एक जो क्रम है, सन्निधि है, वह नहीं बन पा रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि यह सन्निधि नहीं होने से वाक्य नहीं होगा, है ना। इसके लिए परिभाषा दिया, बुद्धि विच्छेदः, बुद्धि विच्छेदः सन्निधि, यानी बुद्धि का अविच्छेद, बुद्धि विच्छेदः माने बुद्धि का अविच्छेद होना चाहिए, बुद्धि जोर अविच्छेदः। ये विच्छेद हो गया, देरी नहीं होनी चाहिए। अब आप बुद्धि में जब तक वो संस्कार, इस शब्द के संस्कार जब तक बुद्धि में रहेंगे, तब तक आप तुरंत नहीं बोलेंगे तो आगे ये संस्कार समाप्त हो जाएंगे। फिर आधा घंटा के बाद, 15 मिनट के बाद अगर गच्छति बोलते हैं, उसके 15 मिनट फिर विद्यालय में बोलते हैं, तो बुद्धि में जो इन वर्णों के, उन शब्दों के संस्कार जो बन रहे हैं, उन पदों के, वह छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अविच्छेद हो जाता है, उनके बीच में विच्छेद हो जाता है। इसलिए अविच्छेद होना चाहिए, यानी क्रम का सानिध्य रहना चाहिए, सामीप्य रहना चाहिए। इसीलिए राम विद्यालयम गच्छति, जब ऐसा हम बोलेंगे एक साथ, तो तुरंत यह क्रम बन गया, इसमें बुद्धि का अविच्छेद नहीं हुआ, और इसलिए यह वाक्य हो गया। या हम जब कहते हैं
इसके वाक्य के रूप में आपने देखा। इस प्रकार मैंने इस परिभाषा को एक नए रूप में भिन्न भिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को इसमें संजोया है, तो एक परिभाषा फिर बन गई वाक्यम के बाद इसी को, चूंकि अन्वित यहाँ आया था कि क्रम से व्यवस्थित, तो इसलिए एक नई परिभाषा फिर से मैंने यहाँ पर लिखा है, वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा असत्ति युक्ता पदावली। यही आकांक्षा, योग्यता और असत्ति जिसका वर्णन मैंने पूर्व में किया है, इससे युक्त पदावली को वाक्य कहते हैं। यह भी इसकी दूसरी परिभाषा बनती है, इसलिए आप इसको भी याद कर सकते हैं कि वाक्य क्या है। तो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, इनसे युक्त जो पदावली है, पदावली मतलब पदानाम समूह, यह वाक्य कहलाएगा। अब जैसे यथा मैं उदाहरण के तौर पर एक देता हूं कि जननी सुताननम सस्नेहम इच्छते। अब जननी माता अपने पुत्र के मुख को स्नेह सहित देखती है, अवलोकयति, यानी माता पुत्रस्य मुखम स्नेह सहितम, इसकी व्याख्या वाक्य को भी मैं दूसरे शब्दों में लिख दे रहा हूं, स्नेह सहितम इच्छति माने अवलोकयति इत्यर्थः। तो माता अपने पुत्र के मुख को स्नेह के साथ देखती है। आप देख रहे हैं इसमें एक अवलोकयति जो क्रिया है, इसी क्रम में सब का अन्वय हो रहा है, अखंडार्थ बोध हो रहा है कि माता पुत्र के मुख को स्नेह सहित देखती है। इस अवलोकयति क्रिया से इन चारों पदों का अन्वय है, क्रम है, इसमें इसका संबंध है। इसलिए अखंडार्थ बोध के लिए अन्वित पदानाम, अन्वित क्रम से व्यवस्थित पदों का जो समूह है वह वाक्य कहलाया। इसमें एक ही क्रिया के अर्थ के बोधार्थ, ये माता, पुत्र, मुख और स्नेह सहित इन चारों का अन्वय इसमें आ रहा है। इसीलिए यह वाक्य कंप्लीट वाक्य है, सार्थक वाक्य है। केवल सार्थक पदों के समूह से वाक्य नहीं बनता है, सार्थक पदों का समूह हो लेकिन क्रम से व्यवस्थित हो, ये क्रम का बड़ा ध्यान है। इसलिए अन्वितानाम पदानाम समूहः वाक्यम इति मान्य परिभाषा वर्तते, मान्या परिभाषा वर्तते, मम मतौ सर्वेषां विदुषां मतौ चापि। अब मैं यहीं पर इस वाक्य क्या है, मैं पूरी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप जरूर इससे लाभ उठाएंगे। और यह स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए, दोनों के लिए, स्नातक स्तरीय मेरा स्पीच है। अगर जूनियर क्लास के बच्चे हैं तो वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं, समझने की क्षमता उनमें हो तो। यह मेरा जो व्याख्यान है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस पर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जनरली लोग वीडियो देख लेते हैं ध्यान से लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी उम्मीद होगी कि वो सब्सक्राइब भी करें, मेरा तो प्रोत्साहन हो, जिससे इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।